जब इंसान जंगलों में रहते थे तब इंसानों के पास सुख सुविधा नामक कोई भी चीज मौजूद ही नहीं थी। वो संघर्ष करके खाना जुटाते, फिर उसको मजे से खाते। यही उनके लिए सबसे बड़ी लग्जरी लाइफ थी। अगर तब से हम आज की तुलना करें तो आज हमारी सुख सुविधाओं का कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन आज हमारे पास जितनी भी लग्जरी मौजूद है उनमें से ज्यादातर सिर्फ एक ही ऊर्जा से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। आज बिजली हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। चाहे मौसम कैसा भी हो, हम बिजली की मदद से उसे अपने अनुकूल बना ही लेते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी की इस रूपरेखा को तैयार करने में बहुत से वैज्ञानिकों का हाथ रहा है। चाहे वो निकोला टेस्ला हो, थॉमस अल्वा एडिसन हो, माइकल फैराडे हो या फिर अन्य वैज्ञानिक। लेकिन शायद यूं कहें कि इन वैज्ञानिकों का इतना नाम ना होता अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन उस दिन उस पतंग को ना उड़ाते जो उनकी जान ले सकती थी। जी हाँ, मैं उन्हीं बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात कर रहा हूँ जिनकी फोटो अमेरिका के $100 के नोट पर होती है। आखिर क्या कारण रहा कि उस दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन उस पतंग को उड़ाने में अपनी जान पर खेल गए, और कैसे सिर्फ उस पतंग ने आज हमारी दुनिया बदल दी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलने वाला है। फ्रैंकलिन एक ऐसी विचारधारा के व्यक्ति थे जो असफलता को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि वो असफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक और ऐसे रास्ते का पता लगा लिया है जो सफलता की ओर नहीं जाता। वो हर बार गिरते और उठते। उनकी इसी जिद ने उन्हें एक बेहतर वैज्ञानिक बनाया। जब भी वैज्ञानिक प्रयोगों की बात होती है तो फ्रैंकलिन के उस प्रयोग को नहीं भूला जा सकता जब उन्होंने तूफानी मौसम में पतंग उड़ाकर आसमानी बिजली के झटके खाए। फ्रैंकलिन के उस प्रयोग ने पूरी मानव जाति को बदल कर रख दिया। इंसानों के लिए आग की खोज, पहिए की खोज, खेती की खोज, ये तीनों ही खोज बहुत बड़ी उपलब्धियां थीं। लेकिन बावजूद इसके इंसानों के विकास का पहिया अभी रुका हुआ था। मानव जाति को एक ऐसी ऊर्जा की जरूरत थी जो पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दे, और ऐसी ही ऊर्जा से अवगत कराने के लिए 17 जनवरी 1706 को अमेरिका के बोस्टन मैसाचुसेट्स में बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन के परिवार में छोटा परिवार, सुखी परिवार जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि फ्रैंकलिन के पिता ने 2 शादियां की थीं, जिनके कुल 17 बच्चे थे और फ्रैंकलिन उनमें से 10वें नंबर के थे। अब बड़ा परिवार होने की वजह से जाहिर सी बात है कि खर्चे तो बढ़ते ही हैं, और ऊपर से उनके पिता की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। तो महज 2 साल की पढ़ाई के बाद ही फ्रैंकलिन की पढ़ाई छूट गई और वो अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने लगे। लेकिन हीरा तो कोयले की खदान से ही निकलता है। फ्रैंकलिन को नई नई चीजें सीखना और उनका प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के कारण उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी खोजें की। ये वो समय था जब लोग अंधविश्वासों को ज्यादा मानते थे, जैसे कि आसमान में उल्का दिखना, तूफान का आना और तूफान में बिजली का गिरना उनके लिए भगवान का क्रोध था। इन्हीं अंधविश्वासों के बीच यूरोप में भारी वैज्ञानिक खोजें हो रही थीं। इसीलिए फ्रैंकलिन अमेरिका से लंदन चले गए। उस समय वैज्ञानिक ऊर्जा को समझने में लगे थे, जैसे कि ऊनी कपड़ों में चट-चट की आवाज के साथ चिंगारी सी निकलती है। गुब्बारे को बालों पर रगड़कर वो छोटी छोटी चीजों को अपने से चिपका लेता है। उस समय लोगों को ये तो लगता था कि ये कोई ऊर्जा है, लेकिन ये कौन सी ऊर्जा है और इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं ये कोई नहीं जानता था। फ्रैंकलिन ने इस ऊर्जा को एक्सप्लेन किया और कहा कि ये वैसी ही ऊर्जा है जैसी आसमान में बादलों में बनती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ऊनी कपड़ों और कंबलों में ये ऊर्जा बहुत छोटे स्केल पर बनती है, तो बादलों में यही ऊर्जा बहुत बड़े लेवल पर बनती है। उस समय लंदन के एक चर्च पर बहुत ज्यादा बिजली गिरा करती थी, तो लोग मानते थे कि भगवान उनसे क्रोधित हो रहे हैं और सभी लोग मन से उनकी पूजा नहीं कर रहे। हालांकि फ्रैंकलिन ने लोगों को समझाया कि आसमान से गिरने वाली बिजली भगवान का कोई क्रोध नहीं, बल्कि वो तो एक प्राकृतिक घटना है। जिस तरह गुब्बारे को बालों में रगड़ने पर उस पर चार्ज आ जाता है, उसी प्रकार बादलों के घर्षण की वजह से बादल भी चार्ज हो जाते हैं। इस वजह से तूफान के समय चर्च पर बिजली गिरती है। लेकिन लोगों ने कहा कि ये बिजली फिर हमेशा चर्च पर ही क्यों गिरती है। तब फ्रैंकलिन ने कहा कि इस पूरे शहर में चर्च का क्रॉस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा ऊंचा है, इसीलिए उस पर बिजली गिरती है। लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे।
तब फ्रैंकलिन ने चर्च के पादरियों से कहा कि ये कोई भगवान का प्रकोप नहीं है, मैं इसको साबित कर सकता हूँ, बस मुझे चर्च पर खड़े होकर एक वैज्ञानिक प्रयोग करने की इजाजत दे दो। ऐसे में चर्च के पादरियों को फ्रैंकलिन की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि फ्रैंकलिन उनकी आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से पादरियों ने फ्रैंकलिन को बेइज्जत करके बाहर भगा दिया और कुछ लोगों ने तो फ्रैंकलिन की इस बात के लिए उनको जेल में डालने के लिए भी कहा। लेकिन फ्रैंकलिन हार मानने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। उन्होंने अब इस प्रयोग को करके ये सिद्ध करने की ठानी कि आसमानी बिजली महज एक प्राकृतिक घटना है, ना कि भगवान का प्रकोप। लेकिन फ्रैंकलिन इस प्रयोग को सिर्फ सबसे ऊंची जगह पर ही खड़े होकर कर सकते थे। लेकिन शहर की सबसे ऊंची जगह तो सिर्फ चर्च ही था जिस पर वो चढ़ नहीं सकते थे। ऐसे में फ्रैंकलिन के मन में विचार आया कि पतंग तो चर्च से भी ऊपर जा सकती है, तो क्यों ना भरे तूफान में इस प्रयोग को पतंग से ही अंजाम दिया जाए। हालांकि फ्रैंकलिन के मन में जो विचार आया वो जोखिम से भरा था, क्योंकि आसमानी बिजली को कंट्रोल करना आसान बात नहीं थी, वो भी तब जब दुनिया को पता ही नहीं था कि बिजली आखिर कौन सी बला है और ये कितनी घातक साबित हो सकती है। लेकिन अपनी जान को हथेली पर रखकर फ्रैंकलिन आगे बढ़े और जून 1752 को उन्होंने एक्सपेरिमेंट की तैयारियां शुरू कर दी। अब चूंकि इस एक्सपेरिमेंट में बिजली के साथ खेलना था, तो प्लानिंग भी सटीक होनी चाहिए थी। एक छोटी सी गलती भी जान की दुश्मन बन सकती थी। आप सोच सकते हो कि यह प्रयोग इतना जोखिम भरा था कि कोई भी अन्य वैज्ञानिक फ्रैंकलिन का साथ देने के लिए आगे ही नहीं बढ़ा। उनका साथ केवल उनके बेटे विलियम ने दिया। एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऐसी पतंग बनानी थी जो बारिश में भी उड़ पाती, और कागज की पतंग को बारिश में उड़ाना संभव नहीं था, क्योंकि कागज की पतंग गीली होकर फट जाती। तो ऐसे में फ्रैंकलिन ने सिल्क के धागों से ऐसी पतंग बनाई जो तेज तूफान और बारिश में भी उड़ सके। इस पतंग के ऊपरी सिरे पर आसमानी बिजली को प्राप्त करने के लिए तांबे का एक तार बांधा गया। साथ ही पतंग को उड़ाने के लिए जूट के धागे का प्रयोग किया गया। प्रयोग शुरू हुआ और फ्रैंकलिन ने पतंग को आसमान की गहराइयों में पहुंचा दिया। जब पतंग आसमान में पहुंच चुकी थी, तब फ्रैंकलिन ने जूट के धागे के साथ एक रेशम का रिबन जोड़ दिया, और जहां जूट के धागे का अंत होकर रेशम का रिबन शुरू हो रहा था, उसी जॉइंट पर एक धातु की चाबी को लटका दिया, ताकि आसमानी बिजली जूट के धागे से होती हुई चाबी में इकट्ठी हो जाए और आगे रेशम के रिबन में ना जा पाए, जिससे फ्रैंकलिन को बिजली का झटका ना लगे। फ्रैंकलिन खुद एक छत के नीचे खड़े होकर इस पतंग को उड़ा रहे थे, ताकि रेशम का धागा और वो ना भीग पाए, क्योंकि गीली चीजों में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाह कर सकती है। साथ ही उन्होंने अपने पैरों के नीचे रबर की एक चटाई बिछा रखी थी। बारिश की वजह से जूट के धागे के गीला होने से वो बिजली के बहने के लिए सुचालक हो गया। आसमान में कड़कती हुई बिजली पतंग के ऊपर लगे कॉपर के वायर से पतंग में प्रवेश की और जूट के धागे से होती हुई उस चाबी तक पहुंची और उसमें इकट्ठी हो गई। फ्रैंकलिन ने जैसे ही उस चाबी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही एक चिंगारी फ्रैंकलिन के हाथ की ओर भागी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चाबी से आगे विद्युत नहीं बह रही थी और फ्रैंकलिन बिल्कुल सेफ थे। फ्रैंकलिन के इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि आसमान में पैदा हुई बिजली भगवान का कोई क्रोध नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। जब आसमान में बादलों की परत आपस में रगड़ खाती हैं, तो उनमें एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो दूसरी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये घटना बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहती है, और पृथ्वी का पोटेंशियल सबसे लो यानी शून्य होता है। इसीलिए आसमानी बिजली किसी ऊंची चीज में गिरकर पृथ्वी में समाहित होने की कोशिश करती है। यही कारण है कि ऊंची इमारतों या ऊंचे पेड़ों पर बिजली गिरने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों, फ्रैंकलिन ने धातु के एक जार को उस चाबी से स्पर्श करके उस जार में बिजली को इकट्ठा कर लिया और दुनिया का परिचय पहली बार एक ऐसी ऊर्जा से करवाया जिसको लोग अभी तक सिर्फ भगवान का क्रोध मानते थे। वो एक ऐसी ऊर्जा थी जो आने वाले भविष्य को बदलने वाली थी। बिजली से एक बार परिचय होने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक इस नई ऊर्जा को इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढने लगे, और आज इस क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों के योगदानों की वजह से हमारा जीवन इसी ऊर्जा के प्रवाह में बह रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रैंकलिन के उस एक्सपेरिमेंट के कुछ दशकों बाद एक रूसी वैज्ञानिक ने भी ऐसा ही प्रयोग करने की सोची। उनकी पतंग आसमान में गई तो थी, लेकिन उस पतंग के द्वारा आसमानी बिजली उस वैज्ञानिक के शरीर में ही चली गई, जिससे उनकी मौत हो गई। आज आपने देखा होगा कि ऊंची ऊंची इमारतों को आसमानी बिजली के गिरने से बचाने के लिए तड़ित चालक लगाए जाते हैं। ये तड़ित चालक कुछ और नहीं बल्कि धातु की एक रॉड होती है जिस पर आसमानी बिजली गिरती है।
वो रॉड इमारत के सबसे ऊपर लगाई जाती है, जिसको सीधे जमीन के अंदर भेजा जाता है। जब आसमानी बिजली इस तड़ित चालक पर गिरती है तो सीधे जमीन में चली जाती है और इमारत सेफ बची रह जाती है। दोस्तों, इस तड़ित चालक को बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम फ्रैंकलिन रॉड के नाम से जाना जाता है। इस तड़ित चालक ने न जाने अब तक कितने ही हादसों को टाला है और गगनचुंबी इमारतों को कड़कड़ाती बिजली के गिरने से बचाया है। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने जीवन काल में बहुत से आविष्कार किए, जिनकी बदौलत आज हमारा जीवन सुखमय हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदानों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।